dear children, nice to meet you in a nice wintry morning. Let's start a new lesson. Lesson number 13, that is sound. Sound, we are very much known to this sound name. Exactly sound का मतलब हम लोग बोलते हैं आवाज. Let's learn it in a scientific form. ये सारी चीजें, ये सारे जो टर्म्स है, आप लेसन स्टार्ट करो उसके पहले जानना बहुत ही जरूरी है. इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. Then we'll go in detail during this lesson. तो सबसे पहले साउंड क्या है? साउंड एक एनर्जी का ही फॉर्म है. जैसे लाइट एनर्जी है, सन एनर्जी है, वो सारी जो एनर्जी होती है, तो ये सारी जो एनर्जी है, वैसे ही साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces a sensation of hearing in our ears. हम सुन सकते हैं उसके वजह से. साउंड होता है हमारे कान में, एक सेंसेशन होता है और उससे हम लोग को आवाज आती है. साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. लेकिन साउंड आता कैसे, हमारी ईयर तक कैसे पहुंचता है? वाइब्रेशन होता है. ऑब्जेक्ट्स के अंदर वाइब्रेशन होने के वक्त, जैसे हम लोग बेल बजाते हैं तो वो वाइब्रेट होगा. वो वाइब्रेशन से क्या होगा? साउंड क्रिएट होगा और वो वाइब्रेशन अपने ईयर तक पहुंचते हैं. नाउ अनदर प्रोपगेशन ऑफ साउंड. अभी साउंड को ट्रैवल भी करना है. वाइब्रेशन क्रिएट साउंड वेव्स. अब जब वाइब्रेशन कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उससे साउंड वेव्स क्रिएट होते हैं. ऐसे वेव्स क्रिएट होते हैं, साउंड वेव्स क्रिएट होते हैं. That require transmission medium like air and water to travel. अब उसको कुछ मीडियम चाहिए ट्रैवलिंग के लिए. या तो एयर होता है या तो पानी होता है. साउंड को भी ट्रैवल करने के लिए कुछ मीडियम चाहिए. अगर वैक्यूम रहेगा, जैसे हम लोग बोलते हैं स्पेस में जाते हैं तो आवाज नहीं आती है क्योंकि वहां एयर या वाटर नहीं होता है. अगर एयर ना हो, वाटर ना हो तो ट्रांसमिट कैसे होंगे? ये वेव्स हम तक कैसे पहुंचेंगे? अगर वेव्स हम तक नहीं पहुंचेंगे तो हमको सुनाई नहीं देगा. एंड रीच योर ईयर, तब भी अपने वो ट्रैवलिंग जो हम लोग बोलते हैं साउंड वेव्स का, उसको प्रोपगेशन ऑफ साउंड बोलते हैं. मूवमेंट ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड एज प्रोपगेशन. ये जो साउंड वेव्स का मूवमेंट होता है उसी को प्रोपगेशन हम लोग बोलते हैं. साउंड प्रोपगेशन इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. अभी साउंड प्रोपगेशन होता है वो वेव्स के फॉर्म में होता है. साउंड ट्रांसमिटेड थ्रू गैसेस, प्लाज्मा, लिक्विड. अगर साउंड ट्रैवल हो रहा है मीडियम से, कोई मीडियम से ट्रैवल हो रहा है, वो मीडियम गैस है, प्लाज्मा है या लिक्विड है, तो उसको क्या बोलेंगे? कंप्रेशन वेव्स बोला जाता है उसका नाम. साउंड ट्रैवलिंग थ्रू सॉलिड. अगर सॉलिड से साउंड ट्रैवल हो रहा है तो उसको लॉन्जिट्यूडनल नहीं तो ट्रांसवर्स वेव्स बोला जाता है. अब हम लोग सबसे पहले वेव लेंथ क्या होता है वो समझेंगे. अभी ये वेव साइकिल है. वेव साइकिल है, साउंड की वेव साइकिल है. यू कैन सी दिस साउंड का वेव साइकिल. ठीक है. अब यहाँ पे एक साइकिल कैसे खत्म होगा? ये इसको वन वेव साइकिल पूरा हुआ ऐसे बोला जाता है. नाउ यू कैन सी हियर वेव साइकिल्स फॉर्मिंग. तो दो वेव के बीच की जो जगह होती है उसको वेव लेंथ बोला जाता है. और ये जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको क्रेस्ट बोला जाता है और नीचे का जो होता है उसको थ्रो बोला जाता है. वेव लेंथ को आई रिपीट अगेन, ये जो है एक वेव साइकिल कंप्लीट है. ठीक है. यहाँ पे हम लोग वेव साइकिल्स बता रहे हैं. तो ये एक वेव साइकिल कंप्लीट हुआ, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, ऐसे वेव साइकिल्स हुआ और ये जो दो वेव के बीच में है जगह उसको वेव लेंथ बोला जाता है. अभी ये जो है वो क्रेस्ट पोर्शन है, जो ऊपर उठा हुआ है वो क्रेस्ट है और जो नीचे की तरफ है वो ट्रफ है. अब दूसरी बात आती है एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड अभी ये आपको दिखाई दे रहा है, जो ऊपर उठा हुआ जो हिस्सा है वो, उसको एम्पलीट्यूड. ये एम्पलीट्यूड को हम लोग और भी रेस कर सकते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड और ज्यादा बढ़ जाएगा. द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन और ओसिलेशन, वो जो वाइब्रेशन और ओसिलेशन जो हो रहा है वो मैक्सिमम सबसे ज्यादा होता है, उसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है. इज मेजर्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पोजीशन से मेजरमेंट किया जाता है. अगर हम लोग देखेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड ऐसे हाई भी हो सकता है, ऐसे भी बढ़ सकता है, तो ये उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा. अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी.
नंबर ऑफ वेव साइकिल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। अभी ये वेव साइकिल्स कितनी होती है 1 सेकेंड में, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। और ये फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। अगर 80 ऑसिलेशंस है, 80 वेव्स है, तो उसका कितना आएगा 80 हर्ट्ज आएगा पर सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर 80 वाइब्रेशन हुआ तो उसका आएगा 80 हर्ट्ज। वापस एक बार मैं फ्रीक्वेंसी समझा देती हूँ। 1 सेकेंड के अंदर कितनी ऐसी वेव साइकिल्स क्रिएट होती है उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मेजर की जाती है। अगर 80 वाइब्रेशन 80 ऑसिलेशंस होता है तो उसके 1 सेकेंड में तो उसका है 80 हर्ट्ज। Sound. Lesson number 13. I have given you the introduction. Now we will go through the lesson. How do you come to know that a period is over in your school? You come to know easily that someone is at your door when he knocks, or you hear the sound of the doorbell. Most of the time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footsteps. अभी आपको कैसे पता चल जाता है कि आपका लेक्चर ख़त्म हो गया है स्कूल में? जैसे ही स्कूल की बेल बजती आपको सुनाई देती है, कोई आपके घर आता है, नॉक करता है या तो बेल बजाता है, कोई अपने पास आ रहा है तो उसके पैरों की आवाज़ सुनाई देती है, उसके फुटस्टेप्स की आवाज़ हमको सुनाई देती है, तब हमको पता चलता है कि हमारे पास आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है। You might have played a game called hide and seek. आपने छुपा छुपी तो खेली होगी, लुपा छुपी तुम लोग खेलते हो ना, वो ही। In this game a person is blindfolded and has to catch the remaining player. यानी उनके आँख में पट्टी बंधी होती है और उनको दूसरे प्लेयर्स को पकड़ना होता है। How is the blindfolded person able to guess which player is closest to her? अभी आँखों पे तो पट्टी बंधी होती है, लेकिन वो थोड़े थोड़े साउंड भागने के जो आते हैं, ठीक है, उससे पता चल जाता है कि अपने पास है या कोई अपने दूर है। तो वो आंखों पे पट्टी बंधने के होने के बावजूद हमको उनके फुटस्टेप सुनाई देते हैं। साउंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। हम बिना कुछ सुने क्या हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, तो ये इसका बहुत बड़ा रोल है। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। हम लोग एक दूसरे से बातचीत कैसे कर पाएंगे? हम अपना कुछ भी प्रॉब्लम है या अपना कोई मैसेज है, हम एक दूसरे को कैसे पास कर सकते हैं? जैसे तुम आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको कैसे पढ़ा सकती हूँ अगर मेरी आवाज़ आप तक ना पहुँचे? वी हियर अ वेराइटी ऑफ साउंड इन अवर सराउंडिंग। अभी हमारे आसपास एक ही किस्म का नहीं, बहुत अलग अलग किस्म की आवाज़ सुनाई देते हैं। बर्ड्स के, व्हीकल्स के, एनिमल्स के, ह्यूमन बीइंग्स के, फैक्ट्री में अगर काम हो रहा है तो उसके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, बहुत सारे आवाज़ होते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हियर इन योर सराउंडिंग। आसपास में जो आवाज़ आ रही है, कभी तो ट्री में पत्ते हिलते हैं उसकी भी आवाज़ आती है, तो एक लिस्ट बना सकते हैं आप कि आसपास में आपको कौन सी चीज़ों की आवाज़ सुनाई देती है। In the music room of your school, you hear the sound produced by musical instruments like flute, तबला, हारमोनियम। जैसे फिगर 13.1 में है, 13.1 में दिया हुआ है ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। एक फ्लूट है, हारमोनियम है, सितार है, तबला है। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? ये साउंड जो है कैसे प्रोड्यूस होता है वो तो मैंने आपको बताया है, उसका वेवलेंथ है। हाउ डज इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? उसका मीडियम होता है, वो मीडियम से ट्रैवल करता है। हाउ डू वी ईयर साउंड? और वो साउंड ट्रैवल करके अपने ईयर तक पहुंचता है। वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर्स? कुछ है उसकी एम्पलीट्यूड हायर होती है और कुछ की लो होती है। एम्पलीट्यूड भी हम लोगों ने समझ लिया है। We shall discuss such questions in this chapter. अब हम लोग ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब मैंने आपको आगे ही समझाया था जब इंट्रोडक्शन दिया था कि वाइब्रेशन से ही हम तक साउंड पहुंचता है। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज। अब टच करके देखेंगे आपको क्या फील होगा। अगेन टच इट व्हेन इट इज प्रोड्यूसिंग साउंड। कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? अब ऐसे ही जब आपकी स्कूल की बेल होती है, बजती नहीं है, तब आप उसको पकड़ के देखो, आपको कुछ फील होगा? नहीं। मगर जब उसको बजाते हैं
तो तब भी साउंड आते हैं ना, और तब क्या होगा, वो पूरी बेल है वो वाइब्रेट होगी, और तब आप टच करके देखेंगे साउंड आता है। तब आप अगर टच करोगे तो आपको क्या नजर आएगा, वाइब्रेशन, उसको आप फील कर सकते हो। टेक अ मेटल प्लेट फॉर अ पैन, या तो मेटल प्लेट ले सकते हो या तो पैन, ऐसे हैंग इट एट अ कन्वीनियंट प्लेस इन सच अ वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल। अभी उसको ऐसे हैंग करना है, ऐसे लटकाना है कि वो दीवार को टच ना करे, उसके लिए कोई सपोर्ट ना हो, ऐसे ही हवा में उसको सस्पेंड करना है, हैंग करना है। नाउ स्ट्राइक इट विद द स्टिक। अभी ये लड़का देखो, आपको दिखाई देगा, ये स्ट्राइक कर रहा है एक स्टिक से। डू यू हियर अ साउंड, टच द प्लेट और पैन जेंटली विथ योर फिंगर, डू यू फील द वाइब्रेशन। हाँ, दोनों में यस। उसको अगर हम लोग ऐसे ही स्टिक से करेंगे तो हम एक साउंड भी प्रोड्यूस होगा, और साउंड किससे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन से। आई टोल्ड यू अर्लियर एंड रिमेंबर दैट। तो हमको वो वाइब्रेशन का भी महसूस होगा। Again strike the plate with your stick and hold it tightly with your hand immediately after striking. Will you still hear the sound? अभी स्ट्राइक करने के बाद आप तुरंत होल्ड कर देना, उसको वाइब्रेट होने ही मत देना। तो क्या आप सुन सकते हो? Do you still hear the sound? Touch the plate after it stops producing sound. Can you feel the vibrations now? अगर आप उसको पहले मारोगे तो हिलेगा, फिर आप पकड़ लोगे, जैसे ही पकड़ोगे वो वाइब्रेशन बंद हो जाएगा और आवाज़ आना भी बंद हो जाएगा। ये एक सिंपल एक्टिविटी है जो आप घर पे भी कोशिश कर सकते हो। अब ये एक्टिविटी नंबर 13.2 है। टेक अ रबर बैंड, एक रबर बैंड ले लो, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ द पेंसिल बॉक्स। इस तरीके से रबर बैंड लेके ऐसे पेंसिल बॉक्स के उधर लगाना है। इंसर्ट 2 पेंसिल्स बिटवीन द बॉक्स एंड स्ट्रेच द रबर। ये रबर स्ट्रेच करेंगे, रबर ये हाथ में नजर आ रहा है आपको, नीचे पेंसिल बॉक्स है, ये 2 पेंसिल रखी हुई है साइड में, और ऊपर ये रबर बैंड है, येलो कलर का रबर बैंड आपको नजर आएगा, और उसके अंदर ये 2 रेड कलर की नटराज की पेंसिल भी है। नाउ प्लग द रबर बैंड, यानी ऐसे हाथ से फिंगर से आप उसको प्लग करो, यानी ऐसे जैसे हम लोग गिटार बजाते हैं ना वैसे। समवेयर इन द मिडल, बीच में। डू यू हियर एनी साउंड, डज द बैंड वाइब्रेट। हाँ, वो बैंड भी हिलने लगेगा, रबर बैंड भी हिलने लगेगा, और उससे भी एक साउंड आएगा, आपसे दोनों होगा। तो ये भी आप घर पे कर सकते हो। एक पेंसिल बॉक्स आपको लेनी है, और वो पेंसिल बॉक्स लेने के बाद आपको पेंसिल साइड में रखनी है, रबर बैंड रखना है, और उससे साउंड क्रिएट करना है। तो जब साउंड क्रिएट होगा तो आपको पता चलेगा। एज यू लर्न इन क्लास 7, टू एंड फ्रो और बैक फोर्थ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। वो टू एंड फ्रो मोशन जो होता है उसको वाइब्रेशन बोला जाता है। व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच band is plucked, if the vibrates and produces sound, when it stops vibrating it does not produce any sound. जब वो वाइब्रेशन बंद हो जाएगा तो आवाज़ भी अपने आप बंद हो जाएगी। तो ये एक्टिविटी से भी आपको पता चलता है, ये सिंपल है, और इसमें जो भी एक्टिविटी दी है वो इतनी सिंपल है कि आप इजीली परफॉर्म करके उसको खुद फील कर सकते हो। इट इज़ वेरी सिंपल, और ये सारी चीज़ें आपके घर में भी इजीली अवेलेबल है। तो ये करने के बाद आपको खुद को साउंड का एहसास होगा। टेक अ मेटल डिश, pour वाटर इन इट। अब 13.3 एक्टिविटी है। एक मेटल की डिश लेनी है, उसके अंदर पानी डालनी है, स्ट्राइक इट्स एज विद अ स्पून, और उसकी जो एज है उसको स्पून से आप स्ट्राइक करोगे। डू यू हियर अ साउंड, क्या आपको आवाज सुनाई देती है। अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट। अभी स्ट्राइक करके डिश को टच करना है। कैन यू फील द वाइब्रेशन, हाँ हमको वाइब्रेशन फील होता है। स्ट्राइक द डिश अगेन, लुक एट द सरफेस ऑफ द वाटर। आवाज भी आई थी तभी, और तभी वाइब्रेशन भी हुआ था। डू यू सी एनी वेव्स देयर, आपको वेव्स दिखाई देते हैं। हाँ, जब पानी को हम स्ट्राइक करेंगे तो वेव्स भी दिखाई देती है। नाउ होल्ड ऑन टू द डिश, अभी डिश को आप पकड़ लो, डिश को आपको पकड़ लेना है। डू यू सी एनी वेव्स देयर, नाउ होल्ड द डिश, व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। कैन यू एक्सप्लेन द चेंज, इज देयर a hint to connect sound with the vibrations of a body. When you hold the dish, some vibration disappear.
और वाइब्रेशन से साउंड भी होता है। जैसे अपने डिश को पकड़ते हैं तो वाइब्रेशन भी कम हो जाती है। ये देखो, ये वाइब्रेशन ऑफ डिश प्रोड्यूसेस वेव्स इन वाटर। वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड। हमने ये जान ली है बात कि जो वाइब्रेटिंग होता है उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। इन सम केसेस द वाइब्रेशंस आर इजीली विजिबल टू अस। कभी कभी क्या होता है, वो वाइब्रेशन हम लोग इजीली देख सकते हैं, बट इन सम केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल वी कैन नॉट सी देम, हाउएवर वी कैन फील देम। कभी कभी उसका जो एम्पलीट्यूड है, मैंने आपको एम्पलीट्यूड बताया है, एम्पलीट्यूड, छोटा एम्पलीट्यूड अगर वो राइज हो रहा है वेव में तो बड़ा एम्पलीट्यूड होता है। तो जिसका छोटा एम्पलीट्यूड होता है हम उसके वाइब्रेशंस फील, बट वी कैन फील देम। ठीक है, टेक अ नाउ 13.4 टेक अ हॉलो कोकोनट शेल एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एक तारा, अभी एक तारा हम लोग एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? एक खाली नारियल का शेल लेकर। यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन अर्दन पॉट। अर्दन पॉट यानी मटके से भी बना सकते हैं, छोटा वाला मटके से। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट वाइब्रेटिंग पार्ट। अभी इसमें क्या वाइब्रेट होगा ये आपको देखना है। Make a list of familiar musical instruments and identify their vibrating parts. A few examples are given in the table. Complete the rest of the table. अब हम ये टेबल देखेंगे। अभी जैसे एक तारा में स्ट्रिंग को स्ट्रेच करके जो बजाया जाता था, वैसे ही वीणा में क्या होगा, कौन सा वाइब्रेट होगा? स्ट्रिंग वाइब्रेट होगा। तो यहाँ पे है पहला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और बाद में वाइब्रेटिंग पार्ट प्रोड्यूसिंग साउंड। किसके वजह से वो पार्ट हिलेगा और किससे साउंड आएगा। सेकेंड इज तबला। तबला के ऊपर का वो जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है, तबला के ऊपर जो मटेरियल होता है जिसके ऊपर बजाते हैं, हाँ, ढोलक या तबला बजाते हैं, तो वो जो मटेरियल होता है उसको स्ट्रेच करके उसके ऊपर फिट किया जाता है, तो उसको बोला जाता है स्ट्रेच मेम्ब्रेन। वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा और उससे आवाज आएगा। शहनाई है एयर कॉलम, यानी वो एयर हम लोग फूंक मारते हैं, और वो कॉलम यानी वो शहनाई जो होती है वो एक पतला कॉलम टाइप होती है। उसमें एयर कॉलम में एयर मूवने से, वाइब्रेशन होने से, हवा के वाइब्रेशन से बचती है। सिंबल्स का मतलब होता है, हम लोग मंजीरे बजाते हैं, वो दो प्लेट होती है, वो प्लेट को ऐसे टकराने से आवाज आती है, प्लेट वाइब्रेट होगी। ड्रम स्ट्रेच मेम्ब्रेन, वापस ड्रम के ऊपर तबले के जैसा ही स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है। फ्लूट, फ्लूट में भी शहनाई की तरह एयर कॉलम होती है, वो हम लोग फूंक मारते हैं, वो एयर कॉलम में वाइब्रेशन के होने के वजह से आवाज आती है। गिटार है स्ट्रेच स्ट्रिंग, जैसे वीणा में किया था, एक तारा में किया था, ऐसे वो खींच के वो जो स्ट्रिंग डोरी लगाई जाती है उसके वाइब्रेशन से आवाज आती है। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा, दैट इज सिंबल। ये सिंबल्स जो होते हैं मंजीरा, जो मंदिरों में बजाते रहते हैं। द घाटम एंड द मडपॉट्स, नूट एंड द करताल। दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉमनली यूज इन मेनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। हमारे कंट्री में मृदंगम है, ये सब चीज़ें बहुत यूज होती है। दिस इंस्ट्रूमेंट मंदिरों में बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है म्यूजिक के लिए। दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर सिंपली बीटन और स्ट्रक, या तो उसको बीट करेंगे या स्ट्रक करेंगे। कैन यू नेम अ फ्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द दिस टाइप, जिसको हम लोग बीट करते हैं? जैसे तबला है, ढोलक है, ड्रम है, मृदंगम है, ये सब बीट करने से उसका आवाज आता है। तुम खुद भी कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो। You see this picture? This is मंजीरा सिंबल। दिस इज अबाउट द, इसको भी बजाते हैं लोग। अब हम घर में क्या बना सकते हैं? एक जल तरंग बना सकते हैं। इस पिक्चर को आप देख लो ध्यान से, यहाँ पे देखो, ये जल तरंग बनाया हुआ, ये ग्लासेस है, 1 2 3 4 5 6 ग्लासेस है। इसने क्या किया है, पानी देखो, अभी एक तरफ सारा ज्यादा भरा है, धीरे 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 वो लड़के के हाथ में जहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट है, वो जो बजा रहा है वो स्टिक से, उस ग्लास में सबसे कम पानी है, तो उसने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया है पानी को, और उसने घर में ही जल तरंग बनाया है। अब ये एक्टिविटी भी आप घर पे कर सकते हो। टेक 6 to 8 balls और टम्बलर, फिल देम विथ वाटर अप टू डिफरेंट लेवल। अलग अलग लेवल पानी भरना है, कम ज़्यादा ऐसे।
इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू अनदर, यानी एक एंड से धीरे धीरे बढ़ा के दूसरे एंड तक भर देना है। नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द बाउल्स जेंटली। अभी या तो कोई वुडन स्टिक ले लो या तो पेंसिल ले लो और उसको स्ट्राइक करो, बाउल को धीरे से, जोर से नहीं। स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन, सक्सेशन मतलब एक के बाद एक। यू विल योर प्लेजेंट साउंड, आपको अच्छी अच्छी आवाज़ें सुनाई देगी। दिस इज योर जल तरंग, ये आपने घर में खुद जल तरंग बनाया। When भी अभी ये जल तरंग में जिसमें ज़्यादा पानी रहेगा उसका आवाज़ भी अच्छा और ज़्यादा रहेगा। When we plug the string of an instrument like the सितार, सितार का हम लोग इंस्ट्रूमेंट वो प्लग करते हैं, the sound we hear is not only that of the string, the whole instrument is forced to vibrate, पूरा सितार पूरा इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट करता है। And it is the sound and the vibration of the instrument that we hear, और वो ही वाइब्रेशन का आवाज़ हम तक पहुँचता है। सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ अ मृदंगम, यानी वो भी ढोलक जैसा होता है, जब हम लोग स्ट्राइक करते हैं तबला की तरह होता है। द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली ऑफ द मेम्ब्रेन बट द होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ अवर बॉडी वाइब्रेट, क्या वाइब्रेट होता है जब हम लोग बात करते हैं, अपनी बात हो रही है। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग और बज लाइक अ, ऐसे बज करो। पुट योर हैंड ऑन द थ्रोट, ऐसे करके ऐसे थ्रोट पे रखो, अपने को वाइब्रेशंस फील होता है। डू यू फील द वाइब्रेशन? यस, हमको फील होता है वाइब्रेशन। इन ह्यूमन्स द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स। कहाँ आवाज आता है? वॉइस बॉक्स में, वरना लैरिंग्स में आवाज आता है। पुट योर फिंगर ऑन द थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वॉलो। जब हम लोग खाना अंदर ऐसे स्वॉलो करते या यूं ही हम लोग स्वॉलो करेंगे तो हमको जो पार्ट मूव होता है वो बम्प होता है, हमको फील होगा। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज वॉइस बॉक्स। इट इज एट अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। इसमें आपको नजर आएगा, ये ऊपर विंड पाइप के अपर पार्ट में है, अपर एंड में। टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। अभी यहाँ पे आपको नजर आएगा, स्ट्रेच किया हुआ है, नजर आएगा। बीच में एक स्लिट है, यानी एक ओपन है, वो नेचुरल स्लिट है। टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स इन सच अ वे दैट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पासेज ऑफ एयर। वो जो स्लिट है बीच में, वहाँ से एयर पास होती है। When the lungs force air through the slit, जब लंग्स से हवा ये स्लिट की तरफ जाती है, वो वोकल कॉर्ड्स जो है वो वाइब्रेशन शुरू कर देंगे, प्रोड्यूसिंग साउंड, और ये साउंड प्रोड्यूस करता है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स, अभी मसल्स भी अटैच है वो वोकल कॉर्ड्स से। अभी वो क्या करते हैं, इस कॉर्ड को टाइट करते हैं या वो मसल उसको लूज करते हैं। When the vocal cords are tight and thin, जब वो वोकल कॉर्ड्स टाइट और थिन होता है, द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट। जब भी टाइट होंगे तो आवाज़ अलग आएगी, और वो जब लूज होते हैं तो उसका आवाज़ अलग आएगा। टाइट होगा तो थिन होगा और लूज होगा तो हार्ड होगा। अभी नेक्स्ट है एक्टिविटी 13.6। टेक टू रबर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज। अभी वो मोटी वाली रबर की स्ट्रिप आती है ना, वो लेनी है। अभी वो दो स्ट्रिप जो है एक के ऊपर एक रखनी है। प्लेस दिस टू पीसेस वन अबाउट द अदर एंड स्ट्रेच देम टाइट। उनको टाइट खींचना है, जैसे ये लड़की ने किया है। ये ऊपर आपको येलो स्ट्रिप्स नजर आ रही है, एक के ऊपर एक लेनी है, उसको खींचना है जैसे लड़की ने खींचा है, ऐसे उंगलियों में आपको पकड़ना है। नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन देम। अभी ये दो के बीच में थोड़ा गैप तो रहेगा, खींचने से क्या होगा, गैप होगा, और गैप होगा तो उसके बीच में से आप फूंक मारोगे, उसको ब्लो करोगे। एज द एयर ब्लोज थ्रू द स्ट्रेच रबर स्ट्रिप्स अ साउंड इज प्रोड्यूस। एक साउंड प्रोड्यूस होगा, एयर वहाँ से टकराएगी। यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर। अभी ये नीचे जो है ये पीस ऑफ पेपर है, इसको ऐसा फोल्ड किया गया, उसके बीच में एक नैरो स्लिट है, उसमें भी आप फूंक मार के देखेंगे, और उसको होल्ड करना है फिंगर्स के बीच में, जैसे फिगर 13.9 में बताया गया है। नाउ ब्लो द स्लिट एंड लिसन टू द साउंड। अवर वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड इन अ सिमिलर मैनर। अभी इसमें आप देख सकते हो,
अपने वोकल कॉर्ड्स का वर्किंग इस हिसाब से अपने देख सकते हैं। ये दो भी एक्टिविटी यू कैन इजीली डू इट एट होम। द वोकल कॉर्ड्स इन मेन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग। अभी जो जेंट्स में होता है, मेन में होता है, वो 20 mm लॉन्ग होता है, वुमन में होता है 50 mm लॉन्ग होता है, और चिल्ड्रन में बहुत छोटे होते हैं वोकल कॉर्ड्स। दिस इज द रीज़न वाई द वॉइसेस, अभी इसी वजह से लेंथ ऑफ वॉइस वोकल कॉर्ड के वजह से ही सबका आवाज़ डिफर करता है, जैसे वुमेन में, चिल्ड्रन में एंड मेन में। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन मतलब ट्रैवलिंग, मैंने आपको आगे ही ये कॉन्सेप्ट पहले ही समझा दिया था, और उसके लिए एक मीडियम की भी ज़रूरत होती है, जैसे मैंने बोला था एयर है, वाटर है। When you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. How does the sound propagate or travel to her? अभी हमारे फ्रेंड दूर है, हम लोग आवाज़ लगाते हैं, तो वहाँ तक साउंड कैसे पहुँचता है? एक्टिविटी 13.7, टेक अ मेटल और ग्लास टम्बलर, मेक श्योर दैट इट इज़ ड्राई, और इसको आपको श्योर रखना है कि ये बिल्कुल ड्राई है, वो गीला होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग को उसके अंदर एक सेल यानी मोबाइल फ़ोन रखना है। एक खाली टम्बलर, ग्लास का, कांच का ग्लास ले लो, उसके अंदर एक मोबाइल रखना है, लेकिन वो कांच बिल्कुल ही ड्राई होना चाहिए। याद रखना, ये सेल फोन को पानी में हमको नहीं रखना है। आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन, लिसन टू द रिंग केयरफुली। या तो आपके फ्रेंड को बोलो, वरना आपके पेरेंट्स के मोबाइल से भी आप उसमें कर सकते हो। नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विथ योर हैंड, अभी उसको हाथ से बंद करना है। पुट योर माउथ ऑन टू द, अभी आपका मुंह रखना है वहाँ पे, जैसे आपको हवा सारी सक कर लेनी है, वो हवा आपको अंदर नहीं रखनी है। अभी आपको उसके बीच में हवा नहीं रखनी है। ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स इंडिकेट टू योर फ्रेंड, गिव अ रिंग अगेन, लिसन टू द रिंग व्हाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर, द साउंड बिकेम फेंटर as you suck the air, remove the tumbler from your mouth, does the sound become loud again? अब देखो, जब आपने यूं ही रखा था मोबाइल अंदर, तो आपको क्या हुआ था? अच्छा बड़ा साउंड आ रहा था। आपने उस पर हाथ रखा, थोड़ा धीमा हो गया, फिर मुंह से थोड़ी जैसे हवा निकलती गई, क्या होगा? जैसे हवा निकलेगी वो आवाज़ फेंट होते जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मीडियम कौन सा है? एयर। जैसे ही आप उसके अंदर से एयर लेते जाओगे, अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, और जब वैक्यूम क्रिएट होता है तो आवाज़ का जो प्रोपोगेशन है, ट्रैवलिंग ऑफ साउंड है, वो कम हो जाता है। मैंने आगे ही आपको समझाया था कि प्रोपोगेशन इज ट्रैवलिंग ऑफ साउंड थ्रू अ मीडियम, और वो मीडियम उसमें क्या था? एयर। वो एयर की कमी की वजह से वो साउंड ट्रैवल धीरे धीरे कम हो जाता है। Can you think of an explanation? Is it possible that the decreasing amount of air in the tumbler has something to do with decreasing loudness of the ring? वो ही रिंग उसी साउंड की है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होगी? कम होती जाएगी। और उसका रीज़न क्या है? एयर इन द टम्बलर। Inside, if you have been able to suck all air in the tumbler, you will not listen any sound. जैसे वैक्यूम हो गया, टोटली सारी हवा निकाल दी गई, तो आपको बिल्कुल ही आवाज़ नहीं सुनाई देगी। Actually, sound needs a medium to travel. When air has been removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum in the vessel. The sound cannot travel through vacuum. Does sound travel in liquid? Let us find out. क्या लिक्विड में ट्रैवल होता है? चलो हम लोग इसको पता करते हैं। अब हम लोग लिक्विड में आवाज़ आती है कि नहीं, हम देखेंगे। हमने एयर में तो देख ली, अब हम लिक्विड में देखेंगे। टेक अ बकेट और अ बाथटब, या तो एक बकेट ले लो, एक बाथटब ले लो, फिल इट विथ क्लीन वाटर, से साफ पानी भर दो। टेक अ स्मॉल बेल इन वन हैंड, एक छोटी सी बेल ले लो अपने हाथ में, वो अपने भगवान की बजाते हैं, वो भी आप ले सकते हो, वो तो इजीली आपके घर पे अवेलेबल हो, आप ये कर सकते हो घर पे। शेक द बेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड, अभी आप बेल को हिलाओगे पानी के अंदर साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और टब, वो बकेट या टब के नीचे टच नहीं होना चाहिए। अभी ये साउंड ट्रैवलिंग थ्रू वाटर वाली एक्टिविटी है। इसके वजह से
Oh, that is how whales and dolphin might be communicating underwater. अभी whale और dolphin है वो ऐसे communicate. Place your ear gently on the water surface. Be careful that the water should not enter your ears. लेकिन वो पानी आपके कान में नहीं enter होना चाहिए. Can you hear the sound of the bell? Does it indicate the sound can travel through liquids? Yes, sound can travel. Let us find out if the sound can travel through solid also. पहले हमने गैस देखा, लिक्विड देखा, अब हम लोग देखेंगे क्या साउंड ट्रैवल करता है, सॉलिड में भी ट्रैवल करता है कि नहीं. अब उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, ये भी एक्टिविटी आप इजीली कर सकते हो. इसमें जो भी एक्टिविटीज दी गई है वो आप लोग कर सकते हो, वैसी ही है. टेक अ मीटर स्केल और अ लॉन्ग मेटल रॉड. या तो आपके पास स्केल होगी तो वो ले लो, या तो मेटल का एक रॉड ले लो. एंड होल्ड इट वन एंड ऑफ द ईयर. आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच ऑन द और टैप ऑन द अदर एंड ऑफ द स्केल. अभी ये दूसरे एंड पे आपके दोस्त को बोलो उसको या तो ऐसे खुजाले वरना उस पर टक टक करे. क्या आपको आवाज़ आती है उससे? कैन यू हियर द साउंड ऑफ स्क्रैचिंग? हाँ, सुनाई देगा. आस्क योर फ्रेंड्स अराउंड यू इफ यू आर एबल टू हियर द सेम. फ्रेंड्स नहीं सुन पाएंगे मगर आपको सुनाई देगा, अच्छा साउंड आएगा. इसी एक्टिविटी को या तो एक मेटालिक टेबल पे या तो वुडन टेबल पे करेंगे, स्क्रैच करेंगे और आपके फ्रेंड को हम बोलेंगे इसको सुनने के लिए. क्या आपको सुनाई देता है? ऑफ कोर्स. वी फाइंड द साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वुड और मेटल. इन फैक्ट साउंड कैन ट्रैवल टू एनी सॉलिड. यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू शो दैट साउंड कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स. अभी स्ट्रिंग से भी ट्रैवल होते हैं. कैसे हम लोग को पता चलेगा स्ट्रिंग से ट्रैवल होती है? हैव यू एवर मेड अ टॉय टेलीफोन. अब इसमें हम लोग देखेंगे कि एक टॉय टेलीफोन कैसे बनता है. ये बच्चों ने स्ट्रिंग से एक टॉय टेलीफोन किया है और इसी से वो लोगों ने साउंड को ट्रैवल करवाया है. वी हैव लर्न सो फार दैट वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड एंड इट इज कैरिड इन ऑल डायरेक्शन इन अ मीडियम. अभी ये मीडियम क्या हो सकता है? हमने देखा या तो गैस हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, या तो सॉलिड हो सकता है. हमने तीनों में देख लिया. पर ये हमको सुनाई कैसे देता है? मेन चीज़ तो वो ही है. अब वी ईयर साउंड थ्रू अवर ईयर्स. हमसे कान से सुनाई देगा. अभी सबसे पहले ये जो अपना ईयर का पार्ट होता है उसको एक्सटर्नल ईयर बोला जाता है और वो एक शेप फनल जैसा होता है. द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल. When the sound enters it, it travels down a canal. उसका एक कैनल होता है वहाँ पे and end of the canal, वो कैनल जहाँ पे फिनिश होता है वहाँ पे क्या होता है? एक थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है और हम लोग उसको पर्दा बोलते हैं. आपकी मम्मी बोलती होगी कि कान में पेन पिन वगैरह मत डालना अपने आप से कान साफ करने के लिए, क्योंकि आपका कान का पर्दा फट जाएगा, वो टच हो जाएगा, आपको पेन होता है कभी कभी, तो वो आपको अवॉइड करना है. तो वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है, वो ईयर ड्रम है. आवाज़ वहाँ तक जाती है और वो वाइब्रेट करती है. इट परफॉर्म्स द इम्पॉर्टेंट फंक्शन. टू अंडरस्टैंड वॉट ईयर ड्रम्स डू डस लेट अस बिल्ड अ टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम. अभी इधर देखो, ये टिन कैन मॉडल कैसा किया है? आपको एक प्लास्टिक का टिन ले लो या प्लास्टिक का बॉटल ले लो, ऊपर नीचे से उसको कट कर देना है, ओपन कर देना है. फिर एक बलून लेना है, बलून एक एंड में स्ट्रेच करके उसको ऊपर रबर बैंड से बांध देना है. वो रबर बैंड से टाइट हो जाएगा. फिर उसके ऊपर या तो गेव के कोई भी सीरियल्स डाल सकते हो, चावल या कुछ ग्रेन्स डाल दो ऊपर. फिर आपके दोस्त को बोलो नीचे से हुर्रे हुर्रे बोले. तो जब वो आवाज़ क्रिएट होगा, जो वाइब्रेशन होगा, तो वो ऊपर जो सीड्स है वो कूदेंगे, ऐसे जंप करेंगे. टेक अ प्लास्टिक और टिन कैन.
Activity number 13.10. Take a plastic or tin can, cut its end, stretch a piece of rubber balloon across one end of the can and fasten it with the rubber band. Put 4 or 5 grains of dry cereal on the stretched rubber. Now ask your friend to speak hooray hooray from the open end. Observe what happens to the grain. Why do the grains jump up and down? The eardrum is like a stretch rubber sheet. वो जो stretch rubber sheet का काम किया था, अपना eardrum भी बिल्कुल वैसा ही है. Sound vibration make the eardrum vibrate. अभी eardrum भी vibrate होगा. The eardrum sends vibration in the inner ear. Inside ear में जाता है. ठीक है, अपने 3 parts होते हैं. एक तो external ear होता है, फिर middle ear होता है और फिर होता है internal ear. अभी internal ear में ये signal कहाँ पे जाता है? डायरेक्ट ब्रेन के पास जाता है. यहाँ पे आपको इनर ईयर नजर आता है, यहाँ पे ईयर ड्रम है. यू कैन सी दिस पिक्चर. पहले जो था अपना जो ईयर दिखाई देता है, हमको बाहर से जो दिखाई देता है वो अपना एक्सटर्नल ईयर है, वो फनल जैसा है. वो जो ट्यूब है, ट्यूब के बाहर एक ईयर ड्रम है और वो ईयर ड्रम जो है, ठीक है, उसके बाद मिडिल ईयर आता है और उसमें सीधा इनर ईयर है. We must never put a sharp, pointed or hard thing into our ear. It can damage the eardrum. या hard चीज़ अगर डालेंगे हम लोग, पेंसिल वगैरह या ऐसे कुछ हम लोग डालेंगे तो अपना eardrum डैमेज हो जाएगा. The damaged eardrum can impair hearing. आप फिर सुन नहीं पाओगे. इसके लिए कभी भी ये गलती आप मत करना. Amplitude, time period and frequency of a vibration. We have learned that the to and fro motion of an object is known the vibration. To and fro motion होता है, उसको vibration बोला जाता है. The motion is also called oscillatory motion. उसको oscillatory motion भी बोला जाता है. You already learned in earlier classes about the oscillatory motion and its time period. आपने 7th standard में पढ़ा है oscillatory motion, उसका time period है. नंबर ऑफ ओसिलेशन एंड टाइम को डिवाइड करते हैं तो हमको टाइम पीरियड मिलता है. द नंबर ऑफ ओसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओसिलेशन. दैट आई एक्सप्लेन टू यू व्हेन आई वाज गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन. फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने आपको बताया था. वो जो ओसिलेशन होता है उसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी होता है. फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन हर्ट्ज. दिस ऑल्सो एक्सप्लेन टू यू. और उसका सिंबल Hz है. A frequency of 1 Hz is 1 oscillation per second. पर सेकंड में जितना भी oscillations होता है उसी को फ्रीक्वेंसी बोली जाती है और फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्ज में. अगर 1 सेकंड में एक oscillation होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होती है. If an object oscillates 20 times in 1 second length तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 20 हर्ट्ज होगी. 1 है तो 1 हर्ट्ज है, अगर 20 है तो 20 हर्ट्ज है, 80 है तो 80 हर्ट्ज है. वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है. यू कैन रिकॉग्नाइज मेनी फेमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिंग देम. हाउ इज इट पॉसिबल? दिस साउंड मस्ट बी डिफरेंट टू अनेबल यू टू रिकॉग्नाइज देम. अभी आपको कैसे पता चलेगा? आपने उस पर्सन को या उस चीज़ को देखा भी नहीं है तो भी आपको पता चलेगा. जैसे चिड़िया आवाज़ करी तो आपको पता चल जाएगा कि ये मोर का आवाज़ है, बंदर का आवाज़ है. तो आपको कैसे पता चल जाता है? क्योंकि सबके आवाज़ अलग अलग होते हैं. हैव यू एवर थॉट दैट द फैक्टर्स मेक देम डिफरेंट? ये डिफरेंट किस चीज़ से बनता है? एम्पलीट्यूड. जैसे मैंने आपको बताया था वो वेव जो था ज़्यादा ऊपर होता है तो उसकी एम्पलीट्यूड भी हाई होती है. एंड फ्रीक्वेंसी आर 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड. वो जो फ्रीक्वेंसी होता है पर सेकेंड में कितना होता है ओसिलेशन, उस पर भी डिपेंड करता है और एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करता है कि वो वॉइस कैसा निकलता है. कैन वी डिफ्रेंशिएट साउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीट्यूड्स एंड फ्रीक्वेंसीज? क्या हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? अभी लाउडनेस एंड पिच. टेक अ मेटेलिक, अभी एक्टिविटी 13.11. टेक अ मेटेलिक टम्बलर एंड अ टेबल स्पून. एक टम्बलर लेना है और एक स्पून लेना है. अब उसको स्ट्राइक करना है ब्रिम ऑफ द टम्बलर, यानी उसके ऊपर के जो हिस्से में है वहाँ एक चम्मच से उसको ऐसे करना है, आवाज़ करना है, उसको नॉक करना है. ये देखो थर्मोकोल बॉल टचिंग द वाइब्रेटिंग ग्लास टम्बलर. ये तो मैं बाद में आपको समझाती हूँ.
क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने एक बार नॉक किया, अब क्या करेंगे, साउंड जो प्रोड्यूस हुआ है उसको हम लोग सुनेंगे। नाउ बैंग द स्पून ऑफ द टम्बलर एंड नियर द साउंड प्रोड्यूस, वापस हम लोग आवाज़ सुनेंगे, वो जो टम्बलर पे बैंग किया उसके बाद में। इज द साउंड लाउडर व्हेन इट स्ट्रक हार्ड, जितना हम लोग हार्ड स्ट्रक करेंगे उतना हमको आवाज़ बड़ा सुनाई देगा। अब क्या करेंगे, हम लोग एक छोटा सा थर्मोकोल सस्पेंड करेंगे, बॉल टचिंग द रिम ऑफ द टम्बलर, वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्ट्राइकिंग। अभी हमको करना क्या है इसके अंदर, सबसे पहले तो हमने चम्मच से, स्पून से लेके उसको मारा, फिर और ज़ोर से मारा, जैसे हम लोग ज़ोर से मारते हैं तो आवाज़ भी बड़ा होता जाता है। अब क्या करेंगे, थर्मोकोल लेंगे, थर्मोकोल का बॉल लेंगे और हम लोग उसको ऐसे लटकाएंगे और उसको टम्बलर को टच करेंगे। क्या होगा, अगर वाइब्रेशन होगा तो वो बॉल दूर हट जाएगा, जब वाइब्रेशन बंद हो जाएगा वो बॉल उसको टच होगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल, यानी बॉल हट जाएगा, इज द मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर। वो एम्पलीट्यूड यानी ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, ज़्यादा जोर से आवाज़ आएगा तो थोड़ा ज़्यादा दूर जाएगा, तो इससे एम्पलीट्यूड ऑफ द टम्बलर पता चलता है। नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली एंड देन अ लिटिल हार्डर, पहले धीरे से फिर ज़ोर से। अभी ये एम्पलीट्यूड्स हमको जो है वाइब्रेशन के वो हमको कंपेयर करने हैं। इन विच केस द एम्पलीट्यूड इज लार्जर, दूर कब जाएगा, ज़्यादा दूर जाएगा कब, जब आवाज़ ज़्यादा बड़ी होगी, तो उससे पता चलेगा कि वो एम्पलीट्यूड लार्जर है। लाउडनेस ऑफ द साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग प्रोड्यूसिंग द साउंड। For example, if the amplitude become twice, the loudness increases a factor of 4. जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा ऐसे वो आवाज़ भी बढ़ती जाएगी। The loudness is expressed in a unit called decibel. अब जो जोर से आवाज़ है उसको हम लोग कैसे करेंगे एक्सप्रेस, कौन से यूनिट से करेंगे, डेसिबल से। The following table gives some idea of the loudness of sound coming from various sources. जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग है तो उसका क्या आवाज़ रहेगा, लाउडनेस कितना रहेगा, 10 डेसिबल। सॉफ्ट हम लोग ऐसे ब्रीथ करते हैं तो 10 डेसिबल है। अभी हम लोग खुसर करते हैं, विस्परिंग करते हैं, सॉफ्ट विस्परिंग, उसको 30 डेसिबल। नॉर्मल कन्वर्सेशन जैसे हम लोग बात करते हैं तो 60 डेसिबल। बहुत ट्रैफिक हो रही है तो 70 डेसिबल। फैक्ट्री का आवाज़ देखेंगे जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो वो हो जाता है 80 डेसिबल, लाउडनेस इंक्रीज हो जाता है। अबव 80 डेसिबल द नॉइज बिकेम फिजिकली पेनफुल, हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, बड़े बड़े लाउड स्पीकर बज रहे हैं, थोड़ी देर के बाद हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। द लाउडनेस ऑन द साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। When the amplitude of the vibration is large, the sound produces large. जैसे ये एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा वो आवाज़ भी बड़ी बड़ी होती जाएगी। When the amplitude is small, जब वो छोटा सा वेव बनेगा तो क्या होगा, साउंड एकदम छोटी, फीबल, डेलिकेट साउंड प्रोड्यूस होगी। Compare the sound of a baby with that of an adult. Is there any difference? Even if two sounds are equally loud, they different in some way. अभी पिच के बारे में हम लोग लर्न करेंगे, श्योरनेस ऑफ पिच। ये बेबी के आवाज़ में बड़े और छोटे बड़ा अगर हम लोग आवाज़ निकालते हैं लाउड होगा या फीबल फॉर्म रहेगा तो भी क्या डिफरेंस रहेगा, लेट अस सी। आई वंडर व्हाई माई वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माई टीचर। अब पूछो ये सोचता है कि मेरा आवाज़ मेरे टीचर से कैसे अलग है। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस or pitch of a sound. If the frequency of vibration is higher, we say the sound is shrill. Frequency यानी जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा तो वो पर सेकेंड तो आवाज़ श्रिल होगी और उसका पिच भी हायर होगा। If the frequency of the vibration is lower, वो वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी, we say that the sound has a lower pitch. For example, a drum vibrates with a low frequency. Therefore it produces, अभी ये ड्रम देख सकते हो आप, उसकी फ्रीक्वेंसी देखो, जबकि ये सीटी बजाते हैं तो कान में बजती है अपने जोर से, वो आवाज़ पियर्स होता है क्योंकि वो श्रिल होता है। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द पिच ऑफ द साउंड। A low pitch sound, on the other hand, a whistle has a very high frequency and therefore produces a sound of higher pitch. A bird makes a high pitched sound whereas the lion makes a low pitched roar.
लायन का रोर लो पिच होता है, बर्ड का हाई पिच साउंड होता है, लेकिन लायन का जो रोरिंग है बहुत लाउड है और बर्ड का जो है साउंड है वो फीबल है, वो वीक है। एवरी डे यू आर द वॉइसेज ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट, डेली आप बच्चों का आवाज़ सुनते हो, एडल्ट का सुनते हो। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइसेज, क्या आपको कुछ उसमें डिफरेंट नजर आता है? कैन यू से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड इज हायर देन दैट ऑफ एन एडल्ट, क्या आप ये बोल सकते हो कि बच्चे की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी में और एडल्ट की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है? यूजुअली द वॉइस ऑफ अ वुमन हैज हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ अ मैन, वुमन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बड़ी होती है मैन से ज़्यादा। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स, अब हम लोग बात करेंगे ऑडिबल यानी जो सुनाई देता है, इनऑडिबल नहीं सुनाई देता। वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर प्रोड्यूसिंग अ साउंड, अगर वो बॉडी वाइब्रेट करेगी तो ही साउंड आएगा। कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज? द फैक्ट इज द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड 20 हर्ट्ज कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन। अगर बहुत ही वीक फ्रीक्वेंसी है उसकी 20 वाइब्रेशन से कम है तो हम लोग उसको सुन नहीं सकते, हमारे लिए इनऑडिबल है, यानी हम जिस चीज़ को सुन नहीं सकते उसको इनऑडिबल बोलते हैं। सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल ऑन द हायर साउंड, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड दैट इज 20 किलोहर्ट्ज आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर, यानी 20 से लेके 20,000 के ऊपर का हम लोग नहीं सुन सकते। अगर 20 से लो है तो हम नहीं सुन पाएंगे, 20,000 वाइब्रेशन से ज़्यादा है तो हम नहीं सुन सकेंगे। Thus, for human ear, the range of audible frequency is roughly 20 to 20,000 hertz. ये roughly इसके लिए बोला जाता है क्योंकि हर एक के लिए डिफरेंट होता है। तो roughly 20 से 20,000 hertz तक हम लोग सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं सुन सकते आवाज़। Noise and music. There is a difference between noise and music. Noise होता है वो unpleasant है, जबकि म्यूजिक है हमको बहुत अच्छा लगता है। वी आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड अराउंड अस। इज द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग? डज द साउंड समटाइम्स कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू? क्या कुछ आवाज़ अच्छी लगती है, प्लीजिंग होती है? क्या कुछ आवाज़ जो होती है वो हमारे लिए डिस्कम्फर्ट होती है? सम साउंड्स आर प्लेजेंट टू द ईयर्स वेयर एज सम आर नॉट। सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क is going on in the neighborhood. Are the sound coming from construction site pleasing? नहीं, हमको नहीं अच्छा लगता वो आवाज़। Do you enjoy the sound produced by horn और buses and truck? Continuous horn बज रहा है, बस जा रही है, ट्रक जा रही है, क्या हमको अच्छा लगता है? Such unpleasant sounds are called noise, और इसको बोला जाएगा noise. In a classroom, if all the students speak together, अगर क्लास में सब एक जोर से आवाज़ करेंगे, What would the sound produce be called? वो noise बोला जाएगा, ठीक है। On the other hand, you enjoy musical instruments को तुम enjoy करते हो, sounds. Musical sound is one which is pleasing to the ear, वो कान में अच्छा लगता है। Sound produced by a harmonium is a musical sound. The string of the sitar also gives you a musical sound. But if the musical sound becomes too loud, would it remain more melodious? जोर जैसे ढैंग 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 बज रहा है तो क्या वो प्यारा और मेलोडियस रहेगा? नहीं, वो भी हमको नॉइज लगेगा। So we will find it is just like polluting the air, and that will be like if we take this person, देखो उन्होंने अपने कान को बचाने के लिए ज़्यादा आवाज़ से, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं। अब ये जब पर्सन ड्रिलिंग कर रहा है तो ये साउंड बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसके लिए इन्होंने क्या किया है, कान में कुछ पहना हुआ है ताकि उनके कान का ईयर डैमेज ना हो। अभी ये साउंड है, देखो जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का है, ये जो साउंड है ये एकदम ही प्लेजेंट है, जैसे ये क्लैरिनेट बजा रहा है, गिटार बजा रहा है, ठीक है। ये जो म्यूजिकल है ये सारे हम अगर इसको देखेंगे तो ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो जाएंगे हमारे लिए प्लेजेंट। अभी इस पिक्चर में ये जो लड़की है वो एयर ब्लो कर रही है। अब इस हर एक बॉटल में अलग अलग मात्रा में पानी या लिक्विड भरा हुआ है। जब अलग अलग मात्रा में पानी या लिक्विड भरी हुई होती है वो साउंड भी उस हिसाब से आएगा। जब पानी ऊपर तक ज़्यादा होगा तो लाउडर साउंड रहेगा
और जैसे ही कम पानी रहेगा वो मुंह से फूंक मारने से भी ये किया जाता है। अब हम आते हैं नॉइस पोल्यूशन की तरफ। यू ऑलरेडी नो दैट एयर पोल्यूशन presence of unwanted gases and particles in air is called air pollution. Similarly, presence of excessive or unwanted sound in the environment is called noise pollution. जैसे हम लोग बोलते हैं एयर पोल्यूशन गैस के वजह से होता है और साउंड पोल्यूशन नॉइस पोल्यूशन की वजह से भी, एनवायरनमेंट में एक्सेस साउंड होने से भी नॉइस पोल्यूशन होता है। कैन यू लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन? अभी दूसरे मेजर कॉजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन आर साउंड ऑफ व्हीकल्स, एक्सप्लोजन या कुछ फूट रहा है, जैसे बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, जब ज़्यादा बॉम्ब वगैरह बच्चे फोड़ते हैं दिवाली में तो भी हमें अच्छा नहीं लगता है, मशीन्स है, लाउड स्पीकर्स एक्सेट्रा। व्हाट सोर्सेज इन द होम में लीड टू नॉइस? घर में कौन सी चीज़ें नॉइस करती है? जैसे टेलीविज़न है, ट्रांजिस्टर रेडियो है, बहुत ज़ोर वॉल्यूम से अगर हम लोग रखते हैं तो। सम किचन अप्लायंसेस या जैसे मिक्सचर हम लोग चलाते हैं या वॉशिंग मशीन चलाते हैं तो भी खूब सारा आवाज़ होता है। घर में अगर घर घंटी होती है यानी ग्रेन्स पीसने के लिए होती है उसका भी आवाज़ ऐसा आता है, कूलर का आता है, एयर कंडीशनर आता है, ये सारे हो जाते हैं नॉइस पोल्यूशन। नाउ व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन? डू यू नो दैट द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज इन द सराउंडिंग में कॉज मेनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स? अभी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है तो क्या होता है? लैक ऑफ स्लीप कम हो जाती है, हाइपरटेंशन होता है यानी हाई ब्लड प्रेशर होता है, एंग्जाइटी होती है यानी चिंता होती है, एंड मेनी हेल्थ डिसऑर्डर्स में बी कॉज्ड बाय नॉइस पोल्यूशन। ज़्यादा आवाज़ से भी हम बीमार हो जाते हैं। अ पर्सन हु इज एक्सपोज्ड टू लाउड साउंड कंटिन्यूसली मे गेट टेम्पररी और इवन परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ हियरिंग, यानी हम लोग बोलते हैं ज़्यादा कान में वो डाल के सुना मत करो जोर जोर आवाज़ से, आपका हियरिंग डैमेज हो जाएगी, परमानेंटली भी डैमेज हो सकता है। मेजर्स टू लिमिट नॉइस पोल्यूशन। टू कंट्रोल नॉइज वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइज। हाउ कैन दिस बी ऑब्जर्व? फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइसेस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन द, अभी साइलेंसिंग डिवाइसेस होता है वो एयरक्राफ्ट इंजन में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल में लगाया जा सकता है, इंडस्ट्रियल मशीन में एंड होम अप्लायंसेस में अगर हम लोग ये चीज़ लगाए जाएंगे तो आवाज़ कम हो सकती है। हाउ कैन द नॉइज पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन अ रेसिडेंशियल एरिया? ऑल नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेसिडेंशियल एरिया। अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो जो रेसिडेंशियल एरिया यानी जहाँ पे लोग रहते हैं उससे दूर जगह में, खाली जगह में होनी चाहिए, जहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह होती है, जहाँ पे वो एरिया होते हैं जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया नहीं होती है, वहाँ पे सिर्फ काम के लिए एरिया होती है और वहाँ पे जितना नॉइस हो इंडस्ट्री का वो एक्सेप्टेबल है। नॉइस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री शुड बी सेट अवे फ्रॉम सच एरियाज। यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज। ज़्यादातर हॉर्न बजाना भी गलत है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो जानते हैं आगे इतनी सारी ट्रैफिक है, सिग्नल है, तो भी वो लोग कंटिन्यूस हॉर्न बजाते रहते हैं, ये भी गलत है। तो हॉर्न का यूज़ मिनिमाइज कर दो। टीवी एंड म्यूज़िक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम। अभी टीवी है, म्यूज़िक सिस्टम है, वो वॉल्यूम उसका लो कर दो। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलॉन्ग द रोड्स एंड अराउंड बिल्डिंग्स टू कट डाउन ऑन द साउंड रीचिंग द रेसिडेंट्स, thus reducing the harmful effects of noise pollution। अगर हम लोग ट्रीज प्लांट करते हैं तो साउंड वेव उससे टकरा जाएंगे, हम तक इतने नहीं पहुंचेंगे। हियरिंग इम्पेयरमेंट। टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट विच इज़ रेयर इज़ यूजुअली फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल कुछ भी नहीं सुन पाते हैं, उसको टोटल इम्पेयरमेंट बोला जाता है। पार्शियल डिसेबिलिटी इज जनरल द रिजल्ट ऑफ अ डिजीज, इंजरी और एज। या तो पार्शियल का होता है मतलब थोड़ा बहुत सुनाई नहीं देते हैं, बोलते हैं ना ये बहरे हो जाते हैं, ऊंचा सुनते हैं, या तो कोई इंजरी हो जाता है, उम्र जाने से वो हियरिंग कम हो जाती है, वो सुनने की कैपेसिटी कम हो जाती है। चिल्ड्रन विथ इम्पेयर्ड हियरिंग नीड स्पेशल केयर। जो सुन नहीं सकते बच्चे, उनको एक स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। बाय लर्निंग साइन लैंग्वेज। अभी वो लोग का एक साइन लैंग्वेज होते हैं जिससे वो लोग कम्युनिकेट करते हैं। बिकॉज स्पीच डेवलप्स एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हियरिंग। और बात भी कैसे वो लोग सीखते हैं? हियरिंग से। अगर सुनेंगे तो ही बोलना जल्दी सीखते हैं। अ चाइल्ड विद अ हियरिंग लॉस में हैव डिफेक्टिव स्पीच ऑल्सो, ज़्यादा अच्छे से बोल नहीं पाएगा।
अ चाइल्ड विद अ हियरिंग लॉस में हैव डिफेक्टिव स्पीच, वो बोलने में भी प्रॉब्लम आएगा, सुनने में जिसको प्रॉब्लम होती है वो। टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड हैव मेड इट पॉसिबल फॉर सच पर्सन टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अभी जिनको ये प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और उनके इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट भी की गई है। सोसाइटी कैन डू मच टू इम्प्रूव द लिविंग एनवायरनमेंट फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड एंड हेल्प देम टू लिव नॉर्मल लाइफ। बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हो गई है कैसे लोग नॉर्मल लाइफ रह सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन नाइसली। लर्न, go through the video, read the lesson twice or thrice. Meet you soon again. Bye for now.